good morning to all of my dear students. Welcome to the class of Foundation of Physics for JEE, NEET as well as for NDA. और जैसे कि आपको पता है हम देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म अबाउट द फिजिक्स इन चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और जिसमें मैं आपको फोर्स मोशन के लॉस के बारे में डिटेल में बता रही हूँ बेसिक नॉलेज के हिसाब से। तो चलो कंटिन्यू करते हैं आज के भी इस वीडियो लेक्चर को विद द सेम टॉपिक विथ योर रहंगडाले मैम। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान दीजिए बेटा, आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास। व्हाट्स दैट? सेंटर ऑफ मास। इसके बारे में आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, उसका फर्स्ट लॉ से रिलेटेड टर्म इनर्शिया, फिर उसके बाद में मैंने आपको सेकंड लॉ के बारे में बताया। सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया। थर्ड लॉज ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको पढ़ाए। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा एक छोटे से बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एंड दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सेंटर ऑफ मास। तो चलो बेटा देखते हैं इस सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में क्या क्या छुपा हुआ है। अब सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर इन दिस केस अ पॉइंट इन द सिस्टम at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called center of mass of that body. बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं बेटा आज के इस वीडियोस में, बस वही पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं और फिर हम हमारे इस सेकंड बेसिक चैप्टर को भी यहीं पे क्लोज करेंगे। तो ध्यान दीजिए सेंटर ऑफ मास का क्या कंसेप्ट है। डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्ट करवाना चाहती हूँ सेंटर ऑफ मास से। फिर अब आप बोलोगे मैम कैसे इंट्रोडक्ट करवा रहे हो, तो सबसे पहले सुन लो क्या बताने वाली हूँ मैं आपको इस सेंटर ऑफ मास में। याद है कुछ स्टूडेंट्स के पास में कुछ क्वालिटी होती है, बहुत सारे एक्ट आर्ट शो करने की कलाएं होती है उनके पास में। वो क्या करते हैं, अपने पास कोई बुक होती है या बॉल होती है, तो उस बुक को या बॉल को अपने सिंगल उंगली पे से गोल गोल घुमाते, ऐसे गोल 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 सिंगल उंगली पे। लेकिन उस समय जो ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक पॉइंट ही यहाँ पे टच होता है, और वो टच होने वाला पॉइंट जैसे पूरी बुक को गोल गोल घुमाते और वो गोल गोल घूमती है, बॉल को गोल गोल घुमाते और वो गोल गोल घूमती है। तो उस समय सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का जितना पोर्शन टच होता है उतने पोर्शन पे ही उस पूरे होल बॉडी का मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट। क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेट। तो इसी टॉपिक में हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में देखना है। तो देखो द पॉइंट इन विच अ पॉइंट इन द सिस्टम एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। Whole mass of the body is supposed to be concentrated, each called center of mass of the body, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पूरे बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, पूरे बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, हम उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं उसके बारे में जरा बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ध्यान दीजिए यहाँ पे डायग्राम अगर आपको दिख रही है क्लियरली, आप जनरली जो आते हैं सर्कस शो करते हैं, ठीक है? तो जिस समय सर्कस में रोप पे एक लेडीज हाथ में लकड़ी लेके चलती है और अपने पूरे होल बॉडी को बैलेंस करती है, तो एट दैट टाइम ये देखो पॉइंट दिख रहा है, तो इस लेडीज का पूरे होल बॉडी का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहा है? जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी इतनी बॉडी पूरे बॉडी को एक सिंगल रोप पे चलते चलते भी बैलेंस कर पा रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे उसके बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ये है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। अगर कोई अपने एक उंगली पे बॉल को गोल गोल घुमा रहा है, तो जितना पूरा होल बॉडी का मास उसमें से सिर्फ एक पॉइंट उंगली के ऊपर टच हुआ है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर कोई लड़का
बुक को गोल गोल घुमा रहा है और उस बुक का जितना पोर्शन उंगली को टच हो रहा है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास, where whole mass of the body is supposed to be concentrated at any one point, and so the body get balanced. That point is known as the center of mass. आ गई बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है अच्छे से बताएं। Gravity is nothing but the one of the important term where the two bodies attract towards each other. Okay, it is most important phenomena in our day-to-day life, that is the gravity. Listen, a body may be considered to be made up of an infinitesimally large number of particles. Yes, body is made up of infinitesimally large number of particles, each of which is attracted toward the center of the earth. हाँ, आपको पता है इस अर्थ सरफेस पे जितनी भी बॉडीज है सभी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बन के बड़ी हुई है। यस, ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है। और वो हर एक बॉडी किसके तरफ अट्रैक्ट होती है? अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, अब ध्यान दो। अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एन इनडिफाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, ईच ऑफ विच, और उस बॉडी के हर एक पार्टिकल अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हाँ, अर्थ सरफेस पे जितनी भी बॉडी है, लिविंग नॉन लिविंग, सभी बॉडी में एक बात कॉमन है, ऑल दीज बॉडीज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, and that is the concept is becomes the center of gravity and nothing but the force of gravity, जिसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। जिसे देखिए, ये अर्थ है, वो मून है, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, ड्यू टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसेप्ट। और इस समय पूरे बॉडी की तरफ ये अगर मून अटैच हो रहा है, ड्यू टू द विच इफेक्ट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द विच इफेक्ट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये है कंसेप्ट बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। किसका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो आ गई बात समझ में आपको? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ और आपको क्या सुनना है। सिंपल से नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। डायग्राम आपके सामने थी तो आपको समझ में आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ मास। So in the case of the center of mass, the whole mass of the body is supposed to be concentrated at any one point. So the body get balance. That is the center of mass. मैंने बुक वाला एग्जाम्पल बताया, मैंने बॉल वाला एग्जाम्पल बताया, और साथ में मैंने आपके सामने ये वाला भी एग्जाम्पल रखा। ये हुआ सेंटर ऑफ मास के बारे में। फिर मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बताया वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि अर्थ सरफेस पे जितनी भी बॉडी प्रेजेंट है, हर बॉडी का एक ही एम है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जिसका एग्जांपल मैंने आपके सामने अर्थ और मून का बताया, ठीक है। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे बात समझ में? चलो, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा टॉर्क। It is one of the important physical quantity in physics. हाँ, इससे बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट आपको सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है। अब बता रही हूँ मैं आपको टॉर्क किसे कहते हैं। हम डेली घर में अपने घर के दरवाजे को, डोर्स को कितने बार अपनी तरफ खींचते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ओपन क्लोज के सिस्टम में कितने बार तो भी दरवाजा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। तो जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते समय उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, उस रोटेटिंग फोर्स को ही हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क।
वो आपके पास बॉटल होती है पानी पीने की, उसकी लीड ढक्कन को हम खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, कितने बार तो भी हम उसको रोटेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये हम जिस चीज की वजह से करते हैं बेटा वही तो है टॉर्क। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसके ऊपर जो रोटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो रोटेशनल फोर्स मतलब ही क्या है, टॉर्क। तो देखिए टॉर्क कैन बी सीन एज अ रोटेशनल फोर्स। दैट मीन्स सिंपल, हमारे ऊपर में जो सीलिंग फैन गोल गोल घूमते रहता है ड्यू टू द रोटेशनल फोर्स, ड्यू टू द टॉर्क। हम हमारे बॉटल के ढक्कन को, लीड को 10 बार ओपन क्लोज कर सकते हैं ड्यू टू द रोटेशनल फोर्स। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, close the door due to the rotational force, and this rotational force is nothing but the torque, nothing but the torque. The unit of torque is Newton meter. Yes, the SI unit of torque होता है बेटा न्यूटन मीटर। जब हम डिटेल में टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में, तब आपको ये समझ में आएगा ये किस तरीके से न्यूटन मीटर इसका SI यूनिट है। एंड टॉर्क इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। खुलना बंद करना, आगे जाना पीछे आना, गोल गोल घूमना, ये सब चीजें डायरेक्शन को तो ही बिलोंग कर रही है। सो टॉर्क इज ऑल्सो डिपेंडिंग टर्म ऑन द डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से, लेट्स सी हियर, दिख रही है आपको ये बॉडी गोल गोल घूम, ये एक रोटेटर है, ये बॉडी गोल गोल घूम रही है। तो पता है इस बॉडी के ऊपर में रोटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और वही रोटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द टॉर्क। दैट रोटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द टॉर्क। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हमने डिटेल में डिस्कशन किया बेटा किसके बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ओके, क्यों? मुझे आपको लगा नहीं मुझे आपको बताना है, लेकिन मैंने ये बातें भी आपको बेसिकली बताई है। कैसी बताई है? बेसिकली, नॉट इन डिटेल में तो हम देखेंगे, लेकिन मैंने बेसिक में भी आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देके ही बताया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी अर्थ और मून का एग्जांपल तो एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसको हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, लेकिन नहीं ये समझ में आता है तो दूसरी कोई भी चीज अगर हम बात करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद में ये और सरफेस की तरफ ही खींचा चला आता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यही कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखने के बाद मैंने आपको एक नए रोटेटिंग टर्म के बारे में इंट्रोडक्ट करवाया, दैट इज द रोटेशनल फोर्स, नथिंग बट द टॉर्क। मतलब जब कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस समय उसके ऊपर जो रोटेशनल फोर्स एक्ट होता है, उस रोटेशनल फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क। ये बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, सो मैंने बता दी। तो इस तरीके से बेटा ऑल ओवर अगर देखा जाए तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक सब बेसिक पॉइंट्स आपको पढ़ाए। बस मैं एक बार उनको रिकॉल कराना चाहती हूँ। तो जो बेसिक पॉइंट्स थे वो, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया फोर्स के बारे में। फोर्स में मैंने पुल और पुश के बारे में बताया। वो होने के बाद फिर हमने डिस्कशन किया बेटा फोर्स के दो टाइप का, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, जिसमें मैंने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में आपको बताया। फिर बाद में हमने डिस्कशन किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये वाला एग्जांपल देके बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बाद में फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, जिसके लिए मैंने आपको नेविगेशन वाला, डायरेक्शन वाले एग्जांपल की हेल्प से बताया, मैग्नेटिक कंपास का एग्जांपल देके। उसके बाद फिर मैंने आपके सामने इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस गेट अट्रैक्ट, ये भी बात मैंने आपको समझा के बताई। यही नहीं तो फिर मैंने आपको
मैग्नेटिक फोर्स में भी मैग्नेट के बारे में बताया कि किस तरीके से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आता है। इतना ही नहीं तो साथ में कुछ ऐसे भी टर्म देखे जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना था, टेंशन, लेकिन टेंशन को कैसे फिजिकल वर्ल्ड में लेके गए थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। किस तरीके से रोप पे यहाँ पे टेंशन अप्लाई हुआ है, बॉडी इजीली अब आगे पीछे मूव कर रही है। वो होने के बाद में मैंने आपके सामने फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में भी रखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स हाउ ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये भी मैंने आपके सामने बताया। फिर नेक्स्ट टर्म मैंने आपको ड्रैग फोर्सेस के बारे में बताया कि अगर कोई बॉडी मीडियम में घूम रही है, जैसे जस्ट लाइक एरोप्लेन, तो एट दैट टाइम उस बॉडी के ऊपर में जो फोर्स एक्ट होता है वो ड्रैग फोर्स। ये भी मीडियम में घूम रहा है, मस्त मजे ले रहा है पैराशूट में जाके, लेकिन उसको कहाँ पता है कि उसके बॉडी के ऊपर भी उस समय कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फोर्स है? ड्रैग फोर्स। फिर ना कि ड्रैग फोर्स के बारे में ही बताया, साथ में हमने बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में भी देखा, जिसमें मैंने आपको बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल बताया। और उसमें मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा, किसका? वेट वाला। जैसे इफ बोथ साइड में 500 केजीज का वेट है तो बैलेंस, नाउ अनबैलेंस, अगेन बैलेंस, नाउ अनबैलेंस। ये वाली बात मैंने आपके सामने क्लियर रखी। इसी पर से अनबैलेंस्ड फोर्स का भी नॉलेज मैंने आपके सामने रखा। अनबैलेंस्ड फोर्स के नॉलेज को देने के लिए मैंने आपके सामने एक पिक्स निकाली थी। वो पिक्स पर से मैंने आपको अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया था, इसके बारे में कि किस तरीके से इस टेडी के कंपेयर में इस छोटी सी बेबी डॉल का वेट ज्यादा है, तो ये पूरा सीसॉ एक साइड में झुका हुआ है। इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद में फिर हमने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन देखे। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको समझा के बताया, ना कि सिर्फ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का कंसेप्ट कैसे आता है वो मैंने आपको समझा के बताया। सिर्फ इनर्शिया का कंसेप्ट ही नहीं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में किस तरीके का एग्जाम्पल हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि अचानक से ब्रेक लग गया, बॉडी आगे में फेंकी गई ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। फिर इनर्शिया ऑफ क्या था बेटा? मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में भी मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और वो एक अच्छा सा एग्जाम्पल, रेसिंग में कार दौड़ रही है, अचानक से ब्रेक अप्लाई हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। दिख रही है आपको बॉडी किस तरीके से आगे झुकी जा रही है। सिर्फ इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में नहीं, तो साथ में ही हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या देखा था बेटा कि किस तरीके से कोई भी बॉडी खुद होके अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर उसका खुद का कोई ओन फोर्स एक्ट नहीं होता या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू द इनर्शिया। फिर बाद में मैंने आपके सामने मोमेंटम का कंसेप्ट रखा कि जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो मोशन वाले बॉडी के ऊपर में क्या एक्ट होता है? क्या एक्ट होता है? मोमेंटम। और अगर हमें उस बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो उसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई करते समय कौन से टर्म्स पे बॉडी डिपेंड करेगी वो भी बताया था। ये था न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट कि किस तरीके से जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी अपना मोमेंटम चेंज करेगी। ये भी हो गया। देन इंपल्सिव फोर्स की एक आइडिया बताई थी कि इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेट वर्क डन इज हियर। ये सब बातें मैंने आपको हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के इस बेसिक चैप्टर में बताए थे, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो जिससे हम रिलेटेड है डे टू डे लाइफ से। तो इस तरीके से बेटा हम ये सभी चीजें आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बता चुके हैं। सो इस तरीके से अगर इन बेसिक सेकंड चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत है,
या आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो न्यू बेसिक चैप्टर के साथ हम आपको फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।